हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन 11th क्लास के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे की बातें उसी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अपन ने पिछली जो लास्ट क्लासें थी उनमें मैं जो पढ़ाया है वो थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ लिया करो कि सर ऐसा कैसा है, जो भी है। तो अपन ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, कौन कौन सी फिजिकल होती है, कौन कौन सी नॉन फिजिकल होती है। फिजिकल में फिर फंडामेंटल पढ़ा, है ना, ड्राइव्ड पढ़ा, उसी के अंदर सप्लीमेंट्री पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ी। और उसके बाद अपन ने उनकी जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी उनके अपन क्या लिख रहे थे, डायमेंशन ज्ञात कर रहे थे कि कैसे कैसे डायमेंशन होता है। आगे अपन को डायमेंशन काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी में मैं थोड़ी सी चर्चा और करता हूँ कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, अपन चर्चा करते हैं भाई उसी में कुछ फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो उसी में पहला जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है वो अपन देखते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी है वो देखते हैं अपन कोणीय विस्थापन का भाई, ठीक है। यहां देखते हैं अपन कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का देखते हैं, ठीक है। देखो, कोणीय विस्थापन को अपन बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। तो क्या बोलेंगे अपन, कोणीय विस्थापन। अब देखो कोणीय विस्थापन क्या होता है। जैसे अपन ने वहां पढ़ा विस्थापन की बात करते थे तो उसको लीनियर विस्थापन बोलते हैं, ये रोटेशन के लिए होता है, तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन बोल दिया जाता है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता था कि वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो विस्थापन हो जाता है। कोणीय विस्थापन में क्या होता है कि बॉडी रोटेट करती हुई चलती है, रोटेशन में आती है, ऐसे सर्कल कंप्लीट करती है, जो भी है, ठीक है। तो वहां क्या करती है, वो एक सीधी रेखा में गति नहीं करके एक एंगल पे चलती है, एक एंगल पे चलती है। तो एंगल पे चलते हुए जितना कोण वो तय करेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसका कोणीय विस्थापन। जितने एंगल से स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जितना एंगल रोटेट कर जाएगी, जितना एंगल क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, कोणीय विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है भाई, वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा घुमा गया एंगल, ऐसे लिख देते हैं, घुमा गया कोण क्या कहलाएगा भाई, कोणीय विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। जैसे अपन बात भी कर लेते हैं कि ये मान लो कोई सर्कल है और इस पे कोई पार्टिकल यहाँ इसका सेंटर है और कोई पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल ने कहाँ से, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे चलते चलते इधर से चलते चलते मान लो इस फाइनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो उसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल तय किया गया थीटा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। इसी को अपन क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन क्या हो गया, कोणीय विस्थापन में लिख देता हूं वस्तु द्वारा तय किया गया कोण। अगर इसके मात्रक की बात करूं, अपन ने पढ़ा था इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक किसका हो जाएगा, इसका होता है रेडियन। किसमें मापते हैं भाई, रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। और इसकी अगर विमा की बात करूं तो अपन ने यहाँ देखा था कि इसकी विमा कैसी होती है, विमाहीन क्वांटिटी है, विमाहीन है मतलब डायमेंशन लेस है, ठीक है। विमाहीन का मतलब इसमें m की पावर भी जीरो आएगा, l की पावर भी जीरो आएगा और t की पावर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। m की पावर भी जीरो, l की पावर भी जीरो और t की पावर भी क्या आएगी भाई, जीरो आएगी। तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, मात्रक रेडियन होता है, विमा क्या हो जाएगी, m0 l0 t0 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग, सेकंड बात कर लेते हैं अपन कोणीय वेग का भाई, एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे इसको अपन, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे अपन वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है भाई,
एंगुलर वेलोसिटी होती। तो उसी प्रकार से अपन यहाँ क्या बोल देंगे कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगा। कोणीय विस्थापन में, सॉरी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। तो मैं परिभाषा लिखता हूं तुम्हारे लिए, देखो, कोणीय विस्थापन में, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा भाई, कोणीय वेग कहलाएगा। तो मैं लिखता हूं कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग, क्या हो जाएगा भाई, कोणीय विस्थापन अपॉन समय। कोणीय वेग क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन अपॉन कितना भाई, समय। ये हो जाएगा टाइम, समय हो जाएगा। ठीक है भाई, कोणीय वेग को अपन लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय विस्थापन को थीटा से, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। कोणीय वेग इक्वल टू कितना, कोणीय विस्थापन अपॉन कितना, समय। तो विस्थापन कितना, थीटा, और समय कितना, टाइम टी। ठीक है भाई, अगर इसका डायमेंशन लिखिए अपन ओमेगा का, तो ओमेगा का कितना, थीटा का डायमेंशन m0, l0 और t0, और टाइम का डायमेंशन कितना, t, टाइम का डायमेंशन कितना, t। तो ये कितना बन जाएगा भाई, देखो ये बन जाएगा अपने पास यहाँ m0 l0, तो ओमेगा बन जाएगा कितना, t की पावर 1, नीचे है ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, m0 l0 और t की पावर कितना, -1, मतलब टाइम की पावर -1 या टाइम इनवर्स हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो कोणीय विस्थापन वस्तु द्वारा घुमा गया एंगल है, तय किया गया एंगल जो भी है, मात्रक रेडियन, विमाहीन होती है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपॉन कितना, टाइम हो जाएगा। ओमेगा कोणीय विस्थापन कितना, थीटा अपॉन टी हो जाएगा। थीटा का डायमेंशन कितना था भाई, m0 l0 t0 था, और नीचे क्या टाइम है तो t हो गया, ऊपर टाइम जाने के बाद क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसी में बात करते हैं अपन कोणीय त्वरण की बात करते हैं भाई, कोणीय त्वरण। इसी में अपन बात करते हैं कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं भाई, ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं कोणीय त्वरण की बात करूं, जैसे वहां अपन त्वरण के लिए लिखते थे, जैसे वहां अपन त्वरण के लिए लिखते थे क्या, वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ कोणीय है तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। ठीक है, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा भाई, कोणीय वेग कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी। ठीक है, तो कोणीय त्वरण कितना हो जाएगा, अल्फा, कोणीय वेग कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, टाइम टी। अपन को अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो इधर किसका डायमेंशन लिखेंगे, ओमेगा का, और इधर किसका डायमेंशन लिखेंगे, टाइम का। तो ये बनेगा अल्फा, इधर कितना बनेगा, ओमेगा, तो ये बन जाएगा कितना, m0 l0 और t-1, और नीचे कितना बन जाएगा भाई, टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा अपना t की पावर -1 ऑलरेडी ऊपर है, और एक नीचे से जाएगा तो t की पावर कितना, -2 बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना, m0 l0 और t की पावर कितना भाई, -2, t की पावर कितना हो जाएगा इसमें, -2 हो जाएगा। t की पावर कितना हो जाएगा भाई, -2। तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। ये किसका डायमेंशन आया, कोणीय त्वरण अल्फा का डायमेंशन आया। कोणीय त्वरण किसका, अल्फा का डायमेंशन आया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। देखो, अगर अपन बात करें, देखो कूलाम फोर्स अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसका डायमेंशन वगैरह आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। देखो कूलाम कूलाम फोर्स की बात कर लेते हैं ना, डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ ओनली, नियम आगे पढ़ाऊंगा जस्ट, ओ सॉरी, कूलाम फोर्स वाले की बात कर लेते हैं। 12th क्लास में है कूलाम फोर्स। ठीक है,
तो अभी के लिए तो अपन यहाँ डायमेंशन निकाल लेते हैं उसका, बाकी अपन कूलाम फोर्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम बल, ठीक है भाई, कूलाम बल 12th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, वो देखो कूलाम फोर्स, कूलाम्स फोर्स, कूलाम का बल बोलते हैं भाई। आपने पढ़ा होगा कूलाम फोर्स क्या होता है भाई। कूलाम फोर्स ये होता है कि कोई भी जो दो चार्ज पार्टिकल बॉडी हैं वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, है ना, 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। डायमेंशन अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो चार्ज मैं बताता हूँ, मान लो एक अपने पास चार्ज है Q1 और एक चार्ज कौन सा है Q2। ठीक है भाई, एक Q1 है एक Q2, एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से कहाँ पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तब उनके बीच लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो उनके जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ समानु कितना बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर। जब समानुपाती का साइन हटता है तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपका कूलाम फोर्स आ गया। अगर आपसे वो पूछे कि इसमें जो के क्या है, समानुपाती नियतांक है, के क्या है भाई, समानुपाती नियतांक है, तो पूछे आपसे उसका डायमेंशन ज्ञात कीजिए। क्या करो, उसका डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं डायमेंशन के लिए। देखो अपने पास फॉर्मूला आया एफ इक्वल टू कितना, के Q1 Q2 अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। ठीक है ना, के कोई क्या है, समानुपाती नियतांक है, उसका आपको डायमेंशन लिखना है। तो देखो के का डायमेंशन निकालने के लिए अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना भाई, Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, ये भी चार्ज है, आवेश आवेश है दोनों। ठीक है, तो आपको लिखना है के का डायमेंशन। तो के डायमेंशन के लिए क्या आ जाएगा, एफ का डायमेंशन, इधर कितना आर स्क्वायर का डायमेंशन, और इधर कितना Q1 का डायमेंशन, इधर कितना Q2 का डायमेंशन। जैसे अपन ने कल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाला था वैसे ही सेम निकालना है। ठीक है, वह मास होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ का डायमेंशन आप जानते हो, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का जानते हो, और चार्ज का भी मैंने निकाला था आपको, चार्ज का भी निकलवाया था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, क्यू इक्वल टू कितना, आई इंटू की करंट इंटू टाइम, तो एटी निकाला था अपन ने। ठीक है, देखो आगे अपन लिखे के का डायमेंशन, के का डायमेंशन लिखे तो फोर्स का कितना हो जाएगा भाई, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो अपन लिखे यहाँ के का डायमेंशन, ठीक है भाई, के का डायमेंशन तो फोर्स का कितना हो जाएगा भाई, एम एल और टी माइनस कितना भाई, टू, एम एल टी माइनस टू। इधर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का कितना होता है भाई, एल, एल की पावर कितना हो जाएगा, टू अपॉन कितना, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर लिख दूं, चार्ज का कितना लिख दूं, स्क्वायर, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता था, 80, मैंने पिछले लेक्चर में निकाल के बताया था, वहां से देख लेना कर। ठीक है, 80, तो ये कितना बन जाएगा, के का डायमेंशन बन जाएगा, के का डायमेंशन इधर कितना, L2। ठीक है, यहाँ बन जाएगा एम एल टी माइनस कितना, टू, और इधर बन जाएगा कितना, L2, और नीचे कितना बन जाएगा भाई, ए की पावर टू और टी की पावर कितना, टू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये के का डायमेंशन, के का डायमेंशन कितना, एम तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, L2 और L कितना हो गया, L क्यूब हो गया, और T माइनस कितना, 2, और T माइनस टू नीचे से आ जाएगा, T माइनस 4, और A माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन निकल के आएगा, ये इसका क्या आएगा भाई, डायमेंशन निकल के आएगा, किसका, समानुपाती नियतांक के का डायमेंशन है। ठीक है, अब के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहते हो इसका क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जैसी जैसी फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी
वो अपन क्या करते जाएंगे आगे, वैसे वैसे अपन क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, इनके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। बीमीय विश्लेषण बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। अब अनुप्रयोग कौन कौन से अनुप्रयोग हैं वो देखने हैं। अपने पास यहाँ 3 अनुप्रयोग हैं। अपने पास यहाँ कितने अनुप्रयोग हैं भाई, 3 अनुप्रयोग हैं। वो अपन एक एक में पहले बता देता हूँ, फिर एक एक के अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या आ जाता है, किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के मान को किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति। ठीक है, अपन ने मात्रक पद्धति एमकेएस सीजीएस एपीएस पढ़ी थी, है ना। किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है भाई, पहला एप्लीकेशन तो क्या रहेगा, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसकी वैल्यू क्या देगा, किसी एक सिस्टम में देगा। मान लो एमकेएस के अंदर दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, या फिर सीजीएस में दे देगा तो उसको एमकेएस में कन्वर्ट करवा लेगा। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी एपीएस का भी कई बार क्वेश्चन बनता है, लेकिन एपीएस का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इतना ही पूछता है, एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से या फिर एमकेएस। ठीक है ना, तो एक सिस्टम में दे देगा, दूसरे सिस्टम में उसका मान पूछेगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ to convert the value of a physical quantity to convert the value of a physical quantity from one system of unit to another system of unit ठीक है भाई, किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति में आपको देगा, उसका मान दूसरी मात्रक पद्धति में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो ये रहेगा। ठीक है, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। एक एक के बारे में कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकंड देखो भाई, इसका किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के
विमीय सूत्र या समीकरण, विमीय सूत्र या समीकरण की भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना। ठीक है भाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके सूत्र समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। किसके लिए? डायमेंशन एनालिसिस के बेस के आधार पर कि वो सूत्र या समीकरण जो दिया गया है वो सही है या नहीं है। देखो, टू वेरीफाई द फॉर्मूला और इक्वेशन, फॉर्मूला और इक्वेशन टू वेरीफाई द फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टू वेरीफाई द फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि का जो सूत्र समीकरण होगा उसको अपन वेरीफाई करेंगे, उसकी सत्यता की क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला ये है अपना एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपन थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है अपना वो देखते हैं अपन। थर्ड एप्लीकेशन इसका, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, अपन दो चार फिजिकल क्वांटिटी होगी, उनके बीच अपन क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि उनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, टू फाइंड द रिलेशन टू फाइंड द रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी टू फाइंड द रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशि देगा, उनके बीच अपन को क्या सूत्र समीकरण लिखना है, हमें उनके बीच क्या क्या रिलेशन है वो निकालना। ठीक है ना, ये तीन अपने क्या है, विमीय विश्लेषण के एप्लीकेशन है। और यहाँ से किसी ना किसी एक एप्लीकेशन से एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनता है आपका, और यहाँ से काफी क्वेश्चन करेंगे। अब अगले 2 या 3 लेक्चर में अपन इनके बेस के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पीवाई के जो भी पिछले एग्जाम में आए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन लेके चलते हैं पहला एप्लीकेशन भाई यहाँ पे। ठीक है, अपन फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मैं लिख देता हूं, प्रथम अनुप्रयोग। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहला दूसरा, ठीक है, लेकिन आपके सीक्वेंस के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन। और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, हाँ सॉरी, फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मान को
एक मात्रक पद्धति से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है भाई, ये अपना पहला एप्लीकेशन है और इसको अपन करते हैं अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, सभी इधर देखेंगे, कोई नहीं लिखेगा, बाद में लिखने का प्रॉपर टाइम मिलेगा अपन को। देखो, अपन ने पीछे पढ़ा था, एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई भी जो भौतिक राशि है, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसको अपन को लिखने के लिए भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसको लिखने के लिए अपन को क्या, एक तो उसका परिमाण चाहिए भाई, एक तो क्या चाहिए, मैंने पहले ही पढ़ाया है, एक तो उसका परिमाण चाहिए और एक उसका क्या चाहिए अपन को, मात्रक चाहिए। एक तो अपन को उसका क्या चाहिए भाई, परिमाण चाहिए, एक उसका क्या चाहिए, मात्रक। तो अपन ने ये लिखा था, परिमाण क्या होता है, कोई नंबर होता है, और मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है उसका। तो मैंने ऐसे लिखा था कि फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है तो इसका परिमाण n हो जाएगा, यूनिट कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि n इक्वल टू क्या आता था, कांस्टेंट आता था, n इक्वल टू क्या आता था, कांस्टेंट आता था। आगे देखो, Q इक्वल टू कितना आ गया भाई, n और U आ गया। ठीक है, n उसका मैग्नीट्यूड, U उसका क्या है, यूनिट है। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भौतिक राशि होगी, उसका मान एक मात्रक पद्धति से अपन कहाँ ले जाएंगे, दूसरी मात्रक पद्धति में ले जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से एक चीज और समझा देता हूं मैं। अपन ने इसको क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मान ये नियत है भाई, कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, ये क्या है भाई, नियत है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन यहां से ये भी देख सकते हैं, ये नियत है तो अपन ने ये भी पढ़ा था, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u। एन किसके समानुपाती, 1/u के, मतलब u बड़ा तो n छोटा, n बड़ा तो u छोटा। देखो अपन ने इस चीज को समझा भी था, फिर से बता देता हूं। इफ n का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो u क्या कर जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा, डी के मान में कमी होगी। इफ n का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो u का मान क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपन पढ़ते हैं 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है भाई, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे देख लो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है भाई। 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे 1 मीटर, ये तो n हो गया, ये उसका u हो गया, यूनिट हो गया। इसी प्रकार दूसरी यूनिट, दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें ये n हो गया, ये क्या हो गया, u हो गया। आई बात समझ में, है तो दोनों बराबर ही, है तो दोनों क्या बराबर ही। तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ये है तो दूसरे में भी क्या होगा, उसकी वैल्यू बराबर ही होगी, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, अब देखो, मान लो ये ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 मीटर है, तो 1 क्या है, n क्या है 1, तो n का क्या है, छोटा, n क्या है, छोटा, तो u क्या आ गया, यूनिट उसका क्या हो जाएगा, बड़ा। अरे मीटर सेंटीमीटर से तो बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। मान लो ये mks है, इधर मैं लिख देता हूं कि ये किसके अंदर है भाई, mks, ये mks के अंदर है, और ये किसके अंदर है भाई, सीजीएस के अंदर है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो एमकेएस के अंदर ये एन है, ये क्या है उसका यू, एन यू, और यहाँ सीजीएस में ये एन है, ये यू है। अब देखो, यहाँ एन छोटा है तो यू बड़ा है, यूनिट बड़ा है इसके कंपेयर में, एन छोटा यू बड़ा। यहाँ एन बढ़ गया तो यू क्या हो गया, छोटा हो गया, सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है। इसी प्रकार यहाँ देखो, एन छोटा यू बड़ा, किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है ग्राम के कंपेयर में, यहाँ क्या हो गया, एन बड़ा तो यू छोटा हो गया। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो दोनों का है एन इंटू यू का प्रोडक्ट क्या आएगा, नियत आएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा,
कम, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखना है, यहां से समझ गए होंगे। अब देखो, अब आगे की अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, हो सकता है वो एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने क्या माना कि कोई जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसका एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड n1, परिमाण n1 है, उसका यूनिट u1, जैसे n1 u1। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका मान n2 u2 है। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं यहां, माना एक मात्रक पद्धति में, माना एक मात्रक पद्धति में, एक मात्रक पद्धति में एक मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण n1 तथा मात्रक u1 है, ठीक है भाई, आई बात समझ में। एक जो फिजिकल अपना सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें देखो जैसे n1 u1, मान लो ये mks की बात कर रहा हूं, तो यहाँ क्या लिखूंगा n1, यहाँ क्या लिखूंगा u1। तो उसमें मैंने क्या मान लिया, 1 को n1 मान लिया, और यूनिट है उसको कितना मान लिया, u1 मान लिया। ठीक है, जबकि दूसरी मात्रक पद्धति, जबकि दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि, उस भौतिक राशि उस भौतिक राशि का परिमाण n2 तथा मात्रक u2 है, मात्रक u2 है। ठीक है, आई बात समझ में, आई ना बात समझ में। हम लोग मान लो अपन को लंबाई को मेजर करना है, तो एमकेएस के अंदर 1 मीटर n1 u1, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी लंबाई ही होगी, तो ये किसके बराबर, n2 u2 के बराबर होगी। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं, अतः अतः मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई q, जैसे लंबाई को मेजर कर रहे हैं तो लंबाई हो जाएगी, इधर ऐसे लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल टू किसके बराबर बताओ, n2 u2 के बराबर। किसके बराबर, n2 u2 के बराबर। जैसे अपन ने यहाँ लिखा, मान लो सपोज करो लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हैं अपन, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये n1 हो गया, ये u1 बराबर कितना, n2 u2 हो गया, है तो क्वांटिटी लंबाई दोनों तरफ। ठीक है, तो n1 u1, इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ भाई, n1 u1 इक्वल टू कितना, n2 u2। ये कोई नंबर मैंने एक लिखा, इक्वेशन नंबर। आई बात समझ में, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो n1 n2 तो उसका परिमाण आ जाएगा, अब u1 u2 क्या है, उसके मात्रक हैं। अब मात्रक जैसे मैं बात करूं फोर्स का या फिर लंबाई का, मीटर होता है, फोर्स का बल का कितना हो जाएगा, mlt-2, तो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो उनकी कुछ डायमेंशन आएगी, अरे यूनिट है तो डायमेंशन आएगी ना, यूनिट है तो डायमेंशन आएगी। तो उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो वीमा है, मैं मान लूंगा m1, m1 में पावर a है, l1 में पावर b है, और इसमें कितनी है, जैसे अपन फोर्स को लेके एग्जांपल बात कर लेता हूं, देखो समझाऊंगा मैं भी। देखो एक बार समझना, जैसे अपन बल की बात कर लेते हैं, देखना इधर एक बार फोर्स की, इसका डायमेंशन कितना, mlt- कितना 2। अपन फोर्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो फोर्स का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट, फोर्स का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान निकाल रहे हैं। अब इसका डायमेंशन कितना है, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1। अब एक मात्रक पद्धति में तो इसका ये मान हो गया, एक मात्रक पद्धति में तो ये मान हो गया, तो मैं मान लूंगा ये m1 है फर्स्ट वाले में, इसका a हो गया, l1 का कितना हो गया, b हो गया,
और T1 का कितना हो गया, C हो गया। T1 का क्या हो गया, C। अब A का मान तो कितना है 1, B का मान भी कितना 1, C का मान कितना -2। अब अगर मान लो मुझे इसी, अब अभी तो मान लो ये MKS में था, तो ये किलोग्राम में था, ये मीटर में था, ये सेकंड में था। अगर मुझे इसको CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में, ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में। जबकि डायमेंशन तो क्या रहेगी इनकी, सेम ही रहेगी। ये डायमेंशन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। चेंज क्या होगा, ओनली ये चेंज होगा। ठीक है, तो मुझे अगर इसको CGS में ले जाना होगा तो मैं क्या मान लूंगा, M2, ये कितना हो जाएगा L2, ये कितना हो जाएगा T2। क्यों भाई, ऐसा क्यों माना मैंने, पता है ना? ऐसा मैंने इसलिए माना कि ये जब MKS है तो यहाँ किलोग्राम है, अगर मैं CGS में जाऊंगा तो सेंटीमीटर, तो वो सॉरी ग्राम आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट हो गई ना। जबकि इसमें भी फोर्स है, इसमें भी फोर्स है, बल्कि तो बात कर रहा हूं, तो ये वाली डायमेंशन तो सेम रहेगी ABC। तो मैं क्या मान लूंगा, A मान लूंगा, इसको भी मान लूंगा, इसको भी क्या मान लूंगा, C मान लूंगा। आई बात समझ में, ठीक है ना? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, तो देखो एक बार, लिखो, देखो आगे लिखते हैं। माना किसी भौतिक राशि की एक मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति में मान, एक मात्रक पद्धति में मान, मान अपन लिख सकते हैं यहाँ कितना है, M1 है। एक मात्रक पद्धति में मान, ठीक है, तो अपन ने क्या मान लिया, द्रव्यमान तो कितना है, M1 है। लंबाई कितनी है, L1 है। और समय कितना है, T1 है। ठीक है भाई, समय कितना है, T1 है। तथा इनकी विमा क्रमशः, की विमा क्रमशः, द्रव्यमान में मैंने मान ली A है, लंबाई में B मान ली, समय में T है। ठीक है भाई, कितनी है, ABC है। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार इसी प्रकार उसी भौतिक राशि का, इसी प्रकार उसी भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति, दूसरी मात्रक पद्धति में मान। ठीक है भाई, अब वहां मान लो CGS आ जाएगा, तो ये तो कन्वर्ट हो गया ना मान, तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा उसका मान, मैंने द्रव्यमान के लिए मान लिया, उसका मान कितना हो जाएगा, M2। लंबाई में कितना हो जाएगा भाई, L2। और समय में कितना हो जाएगा यहाँ पे, T2 हो जाएगा। ठीक है, तथा इनकी विमा, अब विमा तो मान लो फोर्स का मेजरमेंट करेंगे तो दोनों तरफ फोर्स ही रहेगा। तथा इनकी विमा क्रमशः, इनकी विमा क्रमशः, क्रमशः कितनी हो जाएगी भाई, विमा तो सेम ही रहेगी, ABC है। विमा सेम क्यों रही, विमा सेम इसलिए रही, जैसे फोर्स है तो फोर्स को ही मेजरमेंट करूंगा मैं, MKS में फोर्स की वैल्यू देगा तो अपन को CGS में निकालेंगे तो उधर भी फोर्स रहेगा, तो डायमेंशन तो फिर भी क्या रहेंगी, सेम। लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे MKS में ये किलोग्राम में होता है, ये मीटर में, सेकंड में, CGS में किस में आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अतः समीकरण 1 से भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात कर लेते हैं। समीकरण 1 कैसा था अपने पास, N1U1 इक्वल टू कितना, N2U2। अब N1 तो कोई वैल्यू होगी, वैल्यू,
m1 का मान क्या था, m1 इसकी पावर कितनी थी a, L1 की पावर कितनी थी b, और ये कितना T1 की पावर कितनी c, और इधर कितना हो जाएगा भाई N2 कितना इधर हो जाएगा M2 की पावर कितना a, L2 की पावर कितना b, और T2 की पावर कितना c। ठीक है, तो इधर देखो क्या बन जाएगा, इधर बनेगा कितना N1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M1 की पावर a, ठीक है, L1 की पावर कितना b, और इधर कितना T1 की पावर कितना c हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना T1 की पावर कितना c इक्वल टू यहाँ बन जाएगा कितना N2, ये कितना भाई M2 की पावर कितना a, ये कितना L2 की पावर कितना b, और ये कितना T2 की पावर कितना c। ठीक है, आई बात समझे। अब अपन को मान लो एक सिस्टम में उसने मान दे दिया, दूसरे सिस्टम में चाहिए तो मतलब N2 चाहिए, तो यहां से N2 कोई भी मान दे सकता है ना, तो N2 चाहिए अपन को, N2 चाहिए यहां से, तो N2 के लिए क्या बन जाएगा ये N2 इक्वल टू, देखो N2 इसको इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये बना कितना N1, इधर कितना हो जाएगा M1 की पावर a, इधर कितना L1 की पावर b, और इधर कितना T1 की पावर c, और डिवाइड में क्या आएगा भाई M2 की पावर कितना a, ठीक है, इधर कितना L2 की पावर कितना b, और इधर कितना T2 की पावर कितना c बन जाएगा, T2 की पावर कितना बन जाएगा c। ठीक है, हाँ देखो भाई, तो इसको कैसे, अब देखो दोनों की पावर सेम सेम है तो डिवाइड करके सेम पावर लगा सकता हूं, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे N2 इक्वल टू कितना N1, इसको ऐसे लिख सकता हूं M1 अपॉन कितना M2, इसकी पावर कितना a बाई, इसी प्रकार L1 अपॉन कितना L2, दोनों की सेम पावर है इसलिए इसकी पावर b, यहाँ कितना T1 अपॉन कितना T2, इसकी पावर कितना c। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है भाई, वहां जैसा भी होगा जिस यूनिट में दिया होगा अपन अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे तो अच्छा है। तो ये आपका क्या था, पहला एप्लीकेशन था, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, अब देखो आगे, है ना, इसके एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा, और काफी बार जो एग्जाम में भी आता है वो देखते हैं। देखो अपना एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं फिर बाकी और कल करेंगे, है ना। देखना पहला क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे बल का मान, बल का मान एम के एस ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, बल का मान एम के एस पद्धति, बल का मान एम के एस पद्धति में 1 न्यूटन है। ठीक है भाई, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन है तो इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो, इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एमकेएस में कितना दे रखा है 1 न्यूटन, तो आपको क्या करना है सीजीएस में निकालना है इसका मान। ठीक है, एक न्यूटन ठीक है, एमकेएस पद्धति में कितना है 1 न्यूटन, तो सीजीएस में ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स
in CGS, in CGS system of unit, CGS system of unit, if the value of force, if the value of force in MKS, in MKS system of unit, system of unit is 1 Newton, is 1 Newton। ठीक है भाई, एमकेएस में आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 न्यूटन। तो आपको क्या करना है, इसका सीजीएस में फाइंड करना है। देखो एक क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, फिर अपन देखते हैं आगे। देखो भाई सभी इधर देखना, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला एप्लीकेशन का, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि वैल्यू कौन से सिस्टम में दे रखी है, अपन को कौन से सिस्टम में चाहिए। ठीक है, तो अपन को कौन से सिस्टम में दे रखी है भाई, अपन को जाना है MKS2 कहाँ पे, CGS के अंदर। ये पहले आपको पता होना चाहिए। अपन को कहाँ से कहाँ जाना है, MKS2 CGS, मतलब अपन को CGS में वैल्यू निकालनी है। CGS में क्या करना, वैल्यू। अब MKS में कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। MKS में क्या दे दिया, 1 न्यूटन। तो अपन को कहाँ जाना है, CGS में। अब CGS में भी क्या होगा, देखो मात्रक, एक तो परिमाण होगा, एक यूनिट होगा। अब है तो फोर्स ही, बात तो किसकी कर रहा है, फोर्स की कर रहा है, तो इधर भी न्यूटन आएगा, इधर भी क्या आएगा बताओ, न्यूटन आएगा। अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो चाहिए अपन को, कि वो क्या वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। 1 न्यूटन है तो 1 की जगह कितना आएगा, इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स, इसलिए मैंने दोनों को मैं बराबर किया था। अब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं फोर्स का। ठीक है, बल की बात कर लेते हैं। बल दे रखा है भाई, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, M1 L1 T माइनस कितना, इतना भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो, अब अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। अपने पास फॉर्मूला कितना था, N1, ऐसे लिख देता हूं मैं, N1, और यहाँ पे कितना था भाई, M1 की पावर A, L1 की पावर कितना B, और T1 की पावर कितना बताओ, C। एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आगे इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, इधर लिखेंगे अपन कितना, N2, इधर लिखेंगे N2, यहाँ कितना M2 की पावर A, यहाँ कितना L2 की पावर कितना B, और यहाँ कितना T2 की पावर कितना C। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये अपना फॉर्मूला था। अब अपन को MKS मान लो, N1 1 को मान लें, 1 सिस्टम है तो पहले MKS मान रहे हैं। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, N1 की वैल्यू कितनी है, 1। अपन को क्या चाहिए, N2 चाहिए। अरे अपने पास यही तो होता था भाई, N1 U1 इक्वल टू कितना, N2 U2। तो इससे कंपेयर करके देखें, N1 ये रहा, U1 ये रहा, N2 ये रहा, U2 ये रहा। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो अपन को क्या चाहिए, N2 चाहिए। तो देखो N2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, N2 निकालने के लिए 1, तो मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट सिस्टम है वो किसको मान रहे हैं अपन, MKS को मान रहे हैं। फर्स्ट सिस्टम किसको भाई, MKS को, और सेकंड सिस्टम किसको मान रहे हैं अपन, CGS को। इस बात का ध्यान रखना, N2 की जगह चाहिए अपन को कितना, N1। तो अपना फॉर्मूला क्या आया था, M1 अपॉन कितना, M2, इसकी पावर कितना A। ठीक है, और यहाँ कितना L1 अपॉन कितना भाई, L2, इसकी पावर कितना B, और यहाँ कितना T1 अपॉन कितना T2, इसकी पावर कितना C। अब देखो ABC का मान क्या होगा, यहाँ पे ABC फोर्स का डायमेंशन कितना था, फोर्स का डायमेंशन अपने पास MLT माइनस कितना T, और अपन ने यही तो लिखा था, यहाँ अपन ने यहीं से तो लिखा था M की पावर A, L1 की पावर B, और T1 की पावर कितना C। इसी प्रकार इसमें लिखा था M2 की पावर A, L2 की पावर B, और T2 की पावर कितना C। तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ ABC क्या है, 1 1 माइनस 2 है, 1 1 कितना है, -2। तो मैं लिख देता हूँ, एयर N1 का मान तो कितना है बताओ, 1, और A का मान कितना है, 1, B का मान भी कितना है, 1, और C का मान कितना, -2, C का मान कितना, -2। ठीक है, देखो तो अब क्या बनेगा यहाँ से,
N2 इसकी जगह तो 1 वैल्यू आ गई, यहाँ कितना बन जाएगा M1 अपॉन N2। अब M1 तो क्या है एम की एस में मास को किस में लेते हैं किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, सीजीएस में किस में लेते हैं ग्राम में, ये हो जाएगा कितना 1 ग्राम। और इसकी पावर कितना, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एमकेएस में लंबाई को किस में लेते हैं मीटर में, तो 1 मीटर। और नीचे कितना 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इधर T1 को किस में लेते हैं सेकंड में, ठीक है 1 सेकंड। और नीचे भी कितना 1 सेकंड, नीचे भी कितना 1 सेकंड, इसकी पावर कितना -2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे देखो। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो N2 इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है भाई, M1 अपॉन M2। तो M1 का मान कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम हो जाएगा भाई। यहाँ कितना बन जाएगा 1000 ग्राम अपॉन कितना, यहाँ 1 ग्राम बनेगा, यहाँ कितना बनेगा भाई 1 ग्राम, इसकी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना 1 सेंटीमीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना सीजीएस में 1 सेंटीमीटर की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना 1 सेकंड है, सेकंड तो सेकंड ही है, इसमें सेकंड है और इसमें भी सेकंड है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी पावर कितना -2। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ग्राम से ग्राम, इस ग्राम से ये वाला ग्राम, इस सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर, इस सेकंड से ये वाला सेकंड। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा अपने पास N2 इक्वल टू, यहाँ बनेगा 1, इधर कितना बन जाएगा 1000 की पावर कितना 1, यहाँ कितना 100 की पावर कितना 1, और 1 की पावर कितना -2, तो 1/1 आएगा, तो भी वो तो 1 ही बनेगा। यहाँ कितना हो जाएगा N2, ये हो जाएगा 1 इंटू कितना 1000 इंटू कितना 100 बन जाएगा। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की घात 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो N2 का मान कितना आ गया 10 की घात 5 आ गया। N2 का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 की घात 5, 10 की घात 5। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे जो 1 न्यूटन है, अपन ये कह सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है अपने पास कैसे आया था भाई, N1 U1 इक्वल टू कितना N2 U2, इसका मान चाहिए, तो अपन ये बोल सकते हैं 1 न्यूटन 10 की घात किसके बराबर 5, और इसका सीजीएस में मात्रक होता है भाई डाइन होता है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये एमकेएस में वैल्यू है, ये सीजीएस में वैल्यू है, और ये इसका सीजीएस में मात्रक है। न्यूटन का मात्रक सीजीएस में होता है डाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक एक एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन हो गया, आगे की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।